नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। मैं मधुसूदन आप लोगों को वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 में हमें सरकारी नौकरी में जाना है, सरकारी सेवा में जाना है, तो वह आपकी मनोकामना पूरी करे। और साथ ही साथ मैं विद्यार्थियों से यह भी कहना चाहूँगा कि समय गतिशील है, वर्ष का आना और जाना रहता है। कल हम 2024 में थे, आज हम वर्ष 2025 में। तो समय प्रगतिशील है, गतिशील है, लेकिन हमें समय के अनुसार अपने कार्य को निरंतर करते रहना है। और जो भी गलतियां हमने वर्ष 2024 में की है या फिर जो भी कमियां वर्ष 2024 में रही है या उससे पहले हमारे में कोई कमी थी जिसके कारण हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, तो उन सभी कमियों का हम वर्ष 2025 में सुधार करेंगे। जो गलतियां हमने पिछले वर्षों में की है उन गलतियों में सुधार करके हम वर्ष 2025 में जो भी परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, रीट किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन जो है परीक्षाओं में हमें सेलेक्ट होना है और सरकारी सेवा में जाना है। और इसी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आज से ही यानी कि 1 जनवरी 2025 से ही हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ना है। और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एलएम ज्योग्राफी भी आप लोगों के लिए साथ है। और एलएम ज्योग्राफी ने यानी कि मैंने वर्ष 2025 में निर्धारित किया है कि अब हम नेट जीआरएफ के लिए कार्य करेंगे कि जो विद्यार्थी एमए प्रीवियस में यानी कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में वह यदि एडमिशन लेता है तो वहीं से वह नेट जेआरएफ की तैयारी शुरू करे। और नेट जेआरएफ के लिए हमने विस्तृत कोर्स एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन में जो है निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हमने नेट जीआरएफ की शुरुआत की है विद्यार्थियों की विशेष मांग के अनुसार। लेकिन नेट जीआरएफ के साथ साथ हाल ही में राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड की जो है डेट घोषित कर ली, सेकंड ग्रेड की डेट घोषित कर ली, असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट घोषित की है। तो विद्यार्थी न केवल कोर्स को पढ़े, साथ साथ जो है वह एमसीक्यू के माध्यम से अपना मूल्यांकन कर सके और कम समय में टॉपिक को कैसे समझ सके और समझकर प्रश्नों का हल कर सके। इसके लिए एलएम ज्योग्राफी अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद मधुसूदन सर जो है इस पर नेट जीआरएफ 2025 के नाम से एक निःशुल्क एमसीक्यू बैच की शुरुआत की है, जो कि 1 जनवरी 2025 वर्ष 2025 की शुरुआत के पहले दिन से ही यूट्यूब पर इसकी क्लासें जो है शुरू की जा रही है, जिसमें हम पहले जो टॉपिक है उस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और समझकर वहां से क्या प्रश्न बन सकते हैं, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, क्या आपसे पूछा जा सकता है, सरल से सरल और जटिल से जटिल प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है, उन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो हमारे विश्व की पृथ्वी की भू आकृति है, उस भू आकृति यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और सामान्यतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कई जगह डायरेक्ट पृथ्वी की आंतरिक संरचना से प्रश्न आता है, तो कई बार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधार पर खनिजों का जो है प्रश्न हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले तो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेके क्या पढ़ना है या क्या पढ़ना चाहिए इस पर बात करेंगे। फिर वहां से हम किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर हम लोग
बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। अब जो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, यहां देखिए पृथ्वी है और यहां पृथ्वी का ऊपरी भाग है जिसे हम धरातल के नाम से जानते हैं, और जहां पर यहां जो भाग है यह स्थल मंडल है और शेष यह जो है क्या है, जल मंडल है। यह तो पृथ्वी का ऊपरी भाग जिसे हम धरातल के नाम से जानते हैं, यह है जल मंडल और यह भाग है स्थल मंडल। क्लियर? लेकिन जो पृथ्वी के अंदर भीतरी जो भाग है, यह जो भाग है जो कि विभिन्न परतों में विभाजित है, जो विभिन्न परतों में विभाजित है, इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहा जाता है। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह किसमें विभाजित है, विभिन्न परतों में विभाजित है, जिसका हम अलग अलग जो है भूगोल वेदाओं ने वर्गीकरण किया है। स्वेस के अनुसार 3 प्रकार की है, अभिनव मत के अनुसार हम पढ़ते हैं तो क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में पढ़ते हैं। स्वेस के अनुसार हम सियाल, सीमा और निफे के रूप में पढ़ते हैं। सियाल, सीमा और निफे, जिसे कहा जाता है क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो हम पृथ्वी की विभिन्न परतों का अध्ययन करते हैं, जिसे हम रासायनिक संगठन के आधार पर सियाल, सीमा और निफे के रूप में, घनत्व के आधार पर हम क्रस्ट, मेंटल और कोर में विभाजित करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो हमें प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रश्नों पर बात करनी है कि जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो हमें प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि पहला जो है, पृथ्वी का आंतरिक भाग की गहराई कितनी है, यानी कि धरातल से, यह जो धरातल है, इस धरातल से पृथ्वी के जो है केंद्र की गहराई कितनी है, यानी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कितना गहरा है, यानी कि कितने किलोमीटर गहराई तक है। तो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वह 6371 किलोमीटर है। कितना? 6371, जिसे राउंड फिगर में लिखा जाता है 6370 किलोमीटर।
अब इस पृथ्वी का जो आंतरिक भाग, जो केंद्र धरातल से 6370 या 71 किलोमीटर गहराई पर है, इस पूरे आंतरिक भाग को कितनी भागों में विभाजित किया गया? परतों में विभाजित किया गया। मुख्य रूप से 3 परतें हैं। रासायनिक संगठन के अनुसार सियाल, सीमा और निफे हैं, और घनत्व के आधार पर क्रस्ट, मेंटल और क्रोड या अंतरतम है। अब यहां पे समझना है कि पृथ्वी के भीतर इन आंतरिक जो परतें हैं, इनका निर्माण किससे हुआ है? तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला प्रश्न जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण, कि जो पृथ्वी के अंतर्गत जो आंतरिक भाग है, जो भूगर्भ में परतों का निर्माण हुआ है, चाहे वह सियाल है, सीमा है, निफे है, क्रस्ट है, मेंटल है, क्रोड है या कोर है, इसका जो है निर्माण किससे हुआ है या कौन सी क्रिया से हुआ है? तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इनका जो निर्माण हुआ है वह किस क्रिया से हुआ है? किस क्रिया से हुआ है? विभेदन की क्रिया से हुआ है, या विभेदन की प्रक्रिया से जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण हुआ है। पहला पॉइंट क्लियर। अब यह क्यों हुआ? तो देखिए, पृथ्वी पहले आग का गर्म गोला थी, और हम पढ़ते हैं कि जब सौर मंडल का विकास हुआ उस समय पृथ्वी आग का गर्म गोला थी, और जब धीरे धीरे यह ठंडी हुई, लेकिन ताप की अधिकता के कारण, तापमान की अधिकता के कारण कौन सी प्रक्रिया हुई? विभेदन की क्रिया हुई। और विभेदन की क्रिया में क्या हुआ कि जो पृथ्वी के हल्के तत्व थे, विभेदन की क्रिया से क्या हुआ? जो हल्के तत्व थे वह ऊपर की ओर आ गए, और जो भारी तत्व थे वह कहां चले गए? नीचे की ओर। और इस तरह से जो है पृथ्वी पर अलग अलग घनत्व के पदार्थों का या तत्वों की परतें बनेगी, जिसमें ऊपरी भाग में कैसे हल्के तत्व, जिसमें सामान्यतः रेडियो एक्टिव तत्वों की संख्या ज्यादा थी, और वहीं पर जो है आंतरिक भाग में भारी तत्व, जो कि धात्विक तत्व जैसे लोहा अयस्क है, निकल है, इन तत्वों की क्या थी? अधिकता थी। और इसीलिए पृथ्वी पर हल्के और भारी तत्वों की अलग अलग परतें हुई। जो हल्के तत्व ऊपरी भाग में, जो कि सियाल या क्रस्ट के रूप में जानी जाती है, और भारी तत्व जो कि निचले भाग में, जिसे नीफे या अंतरतम, कोर या क्रोड के रूप में जाना जाता है, वहां पर जमा हो गए और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि पृथ्वी की के भीतर आंतरिक परतों का निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो विभेदन की प्रक्रिया या विभेदन की क्रिया उत्तरदायी है। और यह किस कारण हुई थी? यह तापमान के कारण हुई थी। तापमान की अधिकता के कारण जो है विभेदन की क्रिया हुई, और विभेदन की क्रिया होने से हल्के तत्व ऊपर की ओर और भारी तत्व नीचे की ओर जमा हो गए, और पृथ्वी के अंदर परतों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। पहला पॉइंट तो क्लियर। अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना यह परतों के रूप में है, तो इसको जानने के स्रोत कौन से हैं? तो अब दूसरा पॉइंट जो हमें पूछा जाता है वह पूछा जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत। दूसरा पूछा जाता है पृथ्वी की
आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत। अब यहां पे समझना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो अब यहां पर आपको दो तरह से पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं और अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं और अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से। और दूसरे जो पूछे जाएंगे वह पूछे जाएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोतों में एक तो पृथ्वी की उत्पत्ति के उत्पत्ति से संबंधित संकल्पना, कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग भूगोल वेदाओं के द्वारा, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग संकल्पनाएं, परिकल्पनाएं दी गई या उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत दिए गए। उन सिद्धांतों के आधार पर भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद दूसरे हैं अप्राकृतिक स्रोत। दूसरे कौन से हैं? अप्राकृतिक स्रोत। और तीसरे हैं वह है प्राकृतिक स्रोत। यानी कि सबसे पहला प्रश्न कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण किससे हुआ है, और दूसरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत कौन से हैं, यहां से प्रश्न आते हैं। और तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण, जिसमें दो प्रमुख वर्गीकरण हैं। एक तो है स्वेस का वर्गीकरण और दूसरा है अभिनव मत। तो सबसे पहले जब हम किसी भी टॉपिक की बात करें ज्योग्राफी की, जैसे हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर हमें तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। या तो पूछे जाएंगे कौन सा, सबसे पहला प्रश्न कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण किस क्रिया से हुआ है या किसके कारण हुआ है। तो तापमान की अधिकता के कारण विभेदन की क्रिया हुई और विभेदन की क्रिया के कारण हल्के तत्व ऊपर की तरफ और भारी तत्व नीचे की ओर जमा हो गए और उससे पृथ्वी पर या पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार की परतों का निर्माण हुआ है। पहला पॉइंट तो क्लियर। दूसरा पूछा जाएगा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो अलग अलग परतों से बना हुआ है, इसको जानने के स्रोत कौन से हैं। तो इसको जानने के स्रोत को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के रूप में, अप्राकृतिक स्रोत के रूप में और प्राकृतिक स्रोत के रूप में विभाजित किया है। और इसके बाद है तीसरा जो प्रश्न हमें विशेष रूप से पूछा जाता है वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण, जिसमें स्वेस का वर्गीकरण और अभिनव मत विशेष रूप से पूछा जाता है। और हम इन्हीं से संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे और
हम ये जानने की कोशिश करेंगे या हम यह अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत से, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के वर्गीकरण से हमें किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और एक एक प्रश्न का हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, बात करते हैं प्रश्नों की और सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के अप्रत्यक्ष स्रोत की पहचान कर कूट का चयन करें। कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के कौन से अप्रत्यक्ष स्रोत है, जिसमें सबसे पहला है भूकंप, दूसरा है ज्वालामुखी, तीसरा है तापमान और चौथा है घनत्व। अब आपको बताना है कि इसमें कौन से अप्रत्यक्ष स्रोत है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए, हमें यह पता होना चाहिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत दो प्रकार से हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो कहलाता है प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरे कहलाते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। कैसे? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब यहां पे समझना कि प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत से क्या तात्पर्य है। प्रत्यक्ष स्रोत यानी कि ऐसे स्रोत जिससे हम डायरेक्ट पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान सकते हैं। तो यदि आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना है और प्रत्यक्ष स्रोत कौन से होंगे, तो सबसे पहले होगा वह है धरातलीय चट्टानें। सबसे पहला कौन सा है कि धरातल के अंदर जो चट्टानें पाई जाएगी, जैसे आग्नेय चट्टानें होती है वह ठोस होती है, अवसादी चट्टानें होती है वह आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा मुलायम होती है, या फिर कायांतरित चट्टानें जो आग्नेय चट्टानों से या अवसादी चट्टानों से बनी है, तो उन चट्टानों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान सकते हैं कि वह भाग ठोस होगा या मुलायम होगा, उसमें कौन से खनिज होंगे, यह सब चीजें हम किससे? चट्टानों से। तो एक तो चट्टानें जो हैं वह प्रत्यक्ष स्रोत है। किसका? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रत्यक्ष स्रोत क्या होती है? चट्टानें। अब चट्टानों का अध्ययन करना है तो सिंपल सा है, उसका क्या करना पड़ेगा? खनन। तो इसका मतलब है दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत क्या माना जाता है? खनन, यानी कि खोदना। यदि हम पृथ्वी के भीतरी भाग को खोदेंगे तो निश्चित रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। तो चट्टानें, दूसरा कौन सा हो गया? खनन। खनन क्यों करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसके लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे। तो तीसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान। वैज्ञानिक अनुसंधान। वैज्ञानिक अनुसंधान से भी हम लोग हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानते हैं। और उसके बाद एक प्रमुख और जो है स्रोत है वह है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया। और ज्वालामुखी क्रिया यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रत्यक्ष स्रोत है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से तप्त तरल पदार्थ, जिसे हम मैग्मा या लावा, धरातल के बाहर आता है और उस मैग्मा या लावा के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो अब ध्यान रखना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? एक तो चट्टानें हैं, चट्टानों से जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी तो आपको खनन करना पड़ेगा, और जब खनन करेंगे तो उसके साथ हम वैज्ञानिक अनुसंधान भी करेंगे। तो चट्टानें, खनन, वैज्ञानिक अनुसंधान, और उसके साथ एक और कौन सा है? ज्वालामुखी क्रिया। ये चार जो है यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के क्या है? प्रत्यक्ष है। अब इसके अलावा जो भी स्रोत होंगे वह सब क्या होंगे? अप्रत्यक्ष। अब देखिए अप्रत्यक्ष कौन से होंगे? तो अप्रत्यक्ष के अंतर्गत जैसे भूकंपीय क्रिया है, भूकंप, भूकंप है, यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का एक अप्रत्यक्ष जो है स्रोत है। इसके अलावा उल्कापिंड। अब उल्कापिंड क्या होता है कि जब कोई भी नक्षत्र या पिंड जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर घिरता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं उल्कापात, और उस पिंड को कहा जाता है उल्कापिंड। क्यों? क्योंकि उल्कापिंड का जो निर्माण जो सौर मंडल का भाग है वह पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बना है। तो निश्चित रूप से जो उल्कापिंड की आंतरिक संरचना होगी उसी प्रकार की संरचना क्या होगी? पृथ्वी की होगी, जो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष स्रोत है, ये ध्यान रखना। तो भूकंप या भूकंपीय तरंगे, उल्कापिंड है। इसके अलावा घनत्व है, दबाव है, तापमान है, इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण बल है, यह सभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की क्या है? अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो अब यदि आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेके या पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्रोत में कोई भी पूछा जाए तो हम बता सकते हैं प्रत्यक्ष 4 है और अप्रत्यक्ष कितने हैं? 7 है। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्रश्न की कि अप्रत्यक्ष जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के अप्रत्यक्ष जो स्रोत है उनकी पहचान करके कूट का चयन करना। अब देखिए भूकंप किस में आता है? अप्रत्यक्ष में। ज्वालामुखी जो है यह क्या है? प्रत्यक्ष स्रोत है। तापमान अप्रत्यक्ष है और घनत्व भी क्या है? अप्रत्यक्ष है। इसका मतलब कि जिस ऑप्शन में ज्वालामुखी 2 नंबर है वह सही नहीं होगा। तो देखिए इसमें 2 ज्वालामुखी है, यहां नहीं होगा, इसमें भी ज्वालामुखी है, यहां भी नहीं होगा, और इसमें भी ज्वालामुखी है, यहां भी नहीं होगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के अप्रत्यक्ष स्रोत की पहचान कर कूट का हम चयन करेंगे तो भूकंप, तापमान और घनत्व यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो अब शायद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत के रूप में क्या प्रश्न हमसे पूछा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का अप्राकृतिक स्रोत नहीं है। अप्राकृतिक स्रोत नहीं। अब यहां पे समझना, यहां से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत,
और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत की हम बात करते हैं तो हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक कहलाते हैं प्राकृतिक स्रोत, दूसरे कहलाते हैं अप्राकृतिक स्रोत। जिस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत हैं उसी प्रकार प्राकृतिक और अप्राकृतिक है। अब इसमें देखिए प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं। प्राकृतिक स्रोत में है एक तो ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया है। दूसरा है वह है भूकंप है। उल्का पिंड है। यह सभी कैसे हैं, प्राकृतिक स्रोत है। और अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत घनत्व है, दबाव है और तापमान है। तो अब देखिए प्रश्न के अनुसार कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की अप्राकृतिक स्रोत नहीं है। एक घनत्व, बी भूकंपीय तरंगे, सी दबाव, डी तापमान। तो जब हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगे जो है यह कैसा स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। इसका मतलब यह अप्राकृतिक स्रोत नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा, बी भूकंपीय तरंगे। और भूकंपीय तरंगे जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का अप्रत्यक्ष और प्राकृतिक स्रोत है। यह ध्यान रखना, दोनों एक साथ पूछे जा सकते हैं क्योंकि ज्वालामुखी जो है यह प्रत्यक्ष और प्राकृतिक स्रोत है, जबकि भूकंपीय तरंगे और उल्का पिंड यह प्राकृतिक और अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो इस तरह से ध्यान रखना, हमें प्रत्यक्ष और प्राकृतिक, अप्रत्यक्ष और अप्राकृतिक आपस में जोड़कर भी पूछे जा सकते हैं। और इसीलिए ध्यान रखना, हमें दोनों तरीके से समझना है कि कौन कौन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हैं, कौन कौन से प्राकृतिक और अप्राकृतिक है। क्योंकि कई बार प्रश्न हमें दोनों का एक साथ पूछा जाएगा। कैसे कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रत्यक्ष और अप्राकृतिक स्रोत कौन सा है, या फिर प्रत्यक्ष और प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, कौन सा अप्राकृतिक और अप्रत्यक्ष स्रोत है, कौन सा अप्रत्यक्ष और प्राकृतिक स्रोत है। इस तरह से जो है दोनों प्रकार से अलग अलग भी पूछा जा सकता है और एक साथ भी पूछे जाने की संभावना है। और इसीलिए हम इन जितने भी जो टॉपिक हमारे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में हैं, चाहे हम सेकेंड ग्रेड में हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में हैं, या फिर जो है नेट जीआरएफ में, उन सभी टॉपिक का हम बारीकी से सूक्ष्म परीक्षण के आधार पर डिटेल से गहराई के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से शब्दों के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। हम केवल अलग अलग नहीं पढ़े, हम यहां पर अलग अलग प्रश्न के रूप में पढ़ रहे हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक और अप्राकृतिक के रूप में पूछ रहे हैं, लेकिन प्रश्न पूछे जाने वाला दोनों को एक साथ एक रूप में पूछ सकता है। अब कैसे पूछ सकता है हम उस पर भी बात करते हैं। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, निम्न लिखित में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रत्यक्ष एवं
प्राकृतिक स्रोत है और इसमें लिखा जाएगा ए तापमान, बी ज्वालामुखी, सी भूकंपीय तरंगें और डी उल्कापिंड। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रत्यक्ष एवं प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो इसमें आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी पता होना चाहिए, प्राकृतिक और अप्राकृतिक भी पता होना चाहिए। अब यदि हम इस ऑप्शन में देखें तो प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में किसे जानते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया प्रत्यक्ष है, बाकी तापमान, भूकंपीय तरंगें और उल्कापिंड क्या है, अप्रत्यक्ष है। और प्राकृतिक स्रोत में हम किसका अध्ययन करते हैं, ज्वालामुखी, भूकंपीय तरंगें और उल्कापिंड। अब समझना यहां से कि जो तापमान है, तापमान जो है यहां एक तो अप्रत्यक्ष स्रोत है, अप्रत्यक्ष और अप्राकृतिक है। ज्वालामुखी जो है यह प्रत्यक्ष और प्राकृतिक स्रोत है। भूकंपीय तरंगें अप्रत्यक्ष और प्राकृतिक है। उल्कापिंड अप्रत्यक्ष और प्राकृतिक है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, बी। एक तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न इसमें युग्म के रूप में पूछा जा सकता है। कैसे, उसको भी समझने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के अप्रत्यक्ष एवं अप्राकृतिक स्रोत की पहचान करें, जिसमें ऑप्शन होगा ए चट्टानें और खनन, बी भूकंप डैश ज्वालामुखी, सी उल्कापिंड डैश तापमान, डी दबाव डैश घन। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आंतरिक संरचना को जानने का अप्रत्यक्ष और अप्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो देखिए, यदि हम चट्टानों की बात करें तो यह प्रत्यक्ष स्रोत है।
प्राकृतिक या अप्राकृतिक नहीं कह सकते। इसके बाद बात करें भूकंप और ज्वालामुखी की, तो इसमें यह एक प्रत्यक्ष है तो दूसरा अप्रत्यक्ष है। दोनों प्राकृतिक तो हैं, लेकिन एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है। यानी कि भूकंप जो है वह प्रत्यक्ष है, ज्वालामुखी जो है यह प्रत्यक्ष है और भूकंप जो है वह अप्रत्यक्ष है। उल्कापिंड यह अप्रत्यक्ष है और तापमान भी क्या है, अप्रत्यक्ष है। लेकिन उल्कापिंड जो है यह प्राकृतिक है, जबकि तापमान जो है वह अप्राकृतिक है। इसके बाद आता है तो ए, बी और सी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी, कि दबाव और घनत्व दोनों ही अप्रत्यक्ष भी हैं और अप्राकृतिक स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के। तो इसलिए ध्यान रखना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जब हम अध्ययन करें तो सबसे पहले हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोतों का बहुत गहराई से शब्दों के विश्लेषण के आधार पर अध्ययन करें, न केवल रटे रटाए प्रश्नों पर हम अध्ययन करें। हाँ, निश्चित रूप से प्रश्न वे ही पूछे जाएंगे जैसे पहले पूछे जाते थे, लेकिन वर्तमान में प्रश्नों की जो लैंग्वेज है, जो भाषा शैली है, उसको इस तरीके से लिखा जाता है कि कहीं न कहीं विद्यार्थी कंफ्यूज हो। और इसीलिए हम सामान्य प्रश्नों की भी बात करते हैं और सामान्य को साथ में जोड़कर कैसे बनाए जा सकते हैं उन प्रश्नों पर भी बात कर रहे हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार पृथ्वी का अंतरतम भाग, जिसे हम क्रोड कहते हैं, वह गैसीय अवस्था में है। ए, न्याहारिका संकल्पना के अनुसार, बी, ज्वारीय संकल्पना के अनुसार, सी, ग्रहाणु संकल्पना के अनुसार, या जयपरिज संकल्पना के अनुसार। अब यहां पे समझना कि यह जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत, कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको जानने के जो स्रोत है उनमें एक स्रोत आते हैं, वह है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। कौन से आते हैं? पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। और पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले है कौन सी है? निहारी परिकल्पना। सबसे पहले कौन सी है? निहारिका परिकल्पना, जिसे नेबुला कहा जाता है। कि निहारिका परिकल्पना यह किसने दी थी? तो यह 1796 ईस्वी में एक फ्रांसीसी भूगोलवेदा हुआ था। फ्रांसीसी भूगोलवेदा जिनका पूरा नाम था प्री सोमेन डी लाप्लास। यानी कि यह जो है
डी लाप्लास, फ्रांसीसी जो भूगोलवेता है, उन्होंने जो है अपनी एक पुस्तक लिखी थी एक्सपोजन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, और यह सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत था कि सौर मंडल की उत्पत्ति किससे हुई है, निहारिका नेबुला से हुई है। और निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है, जो आंतरिक भाग है, यह किस अवस्था में है, किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। तो निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का जो है पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है। किस अवस्था में है, तरल। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं, लाप्लास के अनुसार कि तापमान में वृद्धि होती है, और तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या है, तरल है। दूसरा उन्होंने बताया कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी पहले जो है आग का गर्म गोला थी, और जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो ऊपरी भाग तो ठंडा हो गया निजी, लेकिन आंतरिक भाग ठंडा नहीं हो पाया, इसीलिए वह किस अवस्था में है, तरल अवस्था में। तो ये ध्यान रखना, लाप्लास की जो परिकल्पना है निहारिका परिकल्पना, इसके अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, तरल है। पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरी परिकल्पना जिसे कहा जाता है ज्वारीय परिकल्पना, दूसरी है ज्वारीय परिकल्पना। और ज्वारीय परिकल्पना किसने दी थी, 1919 में यह दी थी जेम्स जिन्स ने दी। जेम्स जिन्स ने परिकल्पना दी, ज्वारीय परिकल्पना। और ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह कैसा है, तरल अवस्था में है। तो ज्वारीय परिकल्पना भी कहती है कि पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है वह कैसा है, तरल है। इसके बाद तीसरी परिकल्पना जिसे कहा गया ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना जो कब दी गई, 1905 में। किसने दी, चैम्बरलिन ने दी 1905 में। चैम्बरलिन और मोल्टन की यह परिकल्पना थी। चैम्बरलिन और मोल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना दी, और इसके अनुसार पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह किस अवस्था में है, तो वह ठोस अवस्था में है। तो ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम भाग कैसा है, ठोस। और इसके बाद जो अंतिम परिकल्पना जो किसके द्वारा दी गई, जॉयपरिच और रिटर के द्वारा दी गई। जॉयपरिच और रिटर के द्वारा दी गई, और इसके अनुसार पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है, वह डी है। जॉयपरिच और रिटर की परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम भाग, अंतरम या अंतरतम भाग जिसे कोर या क्रोड कहते हैं, यह कैसा है, गैसीय अवस्था में। तो ये ध्यान रखना, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत जो डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं कि निहारिका परिकल्पना किसने दी, ज्वारीय परिकल्पना किसने दी, ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी। और डायरेक्ट नहीं पूछकर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग है या अंतरतम भाग है ठोस अवस्था में, तरल अवस्था में, गैसीय अवस्था में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखना, एक एक को अलग अलग पूछा जा सकता है और सभी को एक साथ भी पूछा जा सकता है, और यहीं से हमारा प्रश्न विशेष रूप से बनने की संभावना है, जो पृथ्वी की
आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत के संदर्भ में पूछा जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत है। सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन सा है? ए, वैज्ञानिक अनुसंधान है, बी, ज्वालामुखी क्रिया है, सी, भूकंप विज्ञान है, या डी, दबाव है। अब ध्यान रखना, हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के अलग अलग स्रोत पढ़े। प्रत्यक्ष स्रोत में हमने धरातलीय चट्टानों को पढ़ा, खनन को पढ़ा, वैज्ञानिक अनुसंधान को पढ़ा, ज्वालामुखी क्रिया को पढ़ा। अप्रत्यक्ष में हमने दबाव है, तापमान है, घनत्व है, उल्कापिंड है, भूकंप या भूकंपीय तरंगे हैं, चुंबकीय क्षेत्र, इनके बारे में भी पढ़ा। हमने प्राकृतिक और अप्राकृतिक को पढ़ा। लेकिन इन सब में सबसे प्रामाणिक स्रोत किसे माना गया है? जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का सबसे प्रामाणिक स्रोत है। अब कैसे देखिए, अब यदि हम वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करें तो वैज्ञानिक अनुसंधान में अभी तक हम पृथ्वी के आंतरिक भाग तक नहीं पहुंचे हैं। अधिकतम जो खुदाई की गई है वह 100 किलोमीटर तक की गई है। इसीलिए वैज्ञानिक अनुसंधान से, अब समझना यहां से, वैज्ञानिक अनुसंधान से हम केवल पृथ्वी की ऊपरी परत के बारे में ही जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए, इसीलिए यह एक सर्वमान्य या प्रामाणिक नहीं है। ज्वालामुखी क्रिया की बात करें तो हम पृथ्वी के भीतर केवल 400 किलोमीटर की गहराई, केवल 400 किलोमीटर की गहराई तक ही जो है अनुसंधान कर पाए, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया की जो है उत्पत्ति 400 किलोमीटर की गहराई से तप्त तरल पदार्थ मैग्मा के रूप में होता है, जो हमारे धरातल पर आता है। इसके बाद आता है भूकंप विज्ञान। अब समझना, भूकंप विज्ञान के अंतर्गत हम भूकंप की उत्पत्ति, भूकंपीय तरंगें एवं उनके प्रभाव सभी का अध्ययन हम लोग करते हैं। और स्नेल के नियम के अनुसार, अब समझना यहां से, स्नेल के नियम के अनुसार जो भूकंपीय तरंगे हैं कैसी तरंगे? भूकंपीय तरंगे। यहां वक्राकार पथ पर भूकंपीय तरंगे किस पर? वक्राकार पथ पर। जितने भी माध्यम है, ठोस, द्रव या गैस, सभी माध्यम में सभी दिशाओं में क्या करती है? गति करती है। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में
कि पृथ्वी के अंदर किसी भी भाग में, यहां जो है पृथ्वी का आंतरिक भाग है, इस पृथ्वी के अंदर कहीं पर भी यदि भूकंप की उत्पत्ति होती है तो भूकंपीय तरंगें जो हैं वह वक्राकार पथ पर पृथ्वी के भीतर, चाहे वह ठोस है, चाहे वह द्रव है, चाहे वह गैस, किसी भी माध्यम में सभी दिशाओं में क्या करती है, गति करती है। किसके अनुसार? स्नेल के अनुसार। जो भूकंपीय तरंगें, जो प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय तरंगें होती है, वह वक्राकार रूप में या वक्राकार पथ पर पृथ्वी के भीतर सभी माध्यम में सभी दिशाओं में गति करती है। और जब सभी दिशाओं में सभी माध्यम में गति करती है तो उनकी गति और उनके प्रभाव का अध्ययन हम किस में करते हैं? भूकंप विज्ञान में करते हैं। और भूकंप विज्ञान के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए यहां ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के हम अनेकों स्रोत पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष भी पढ़ते हैं, अप्रत्यक्ष भी पढ़ते हैं, प्राकृतिक भी पढ़ते हैं, अप्राकृतिक भी पढ़ते हैं, और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत भी पढ़ते हैं। लेकिन उन सब में सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत किसे माना जाता है? तो सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत किसे माना जाता है? भूकंप विज्ञान या भूकंपीय तरंगों को माना जाता है, क्योंकि भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के भीतर सभी माध्यम में सभी दिशाओं में गति करती है, और उनकी गति और उनके प्रभाव के आधार पर हम उस क्षेत्र की प्रकृति का पता कर सकते हैं कि वह क्षेत्र ठोस है या गैसीय है या फिर तरल अवस्था में। और इस प्रकार से भूकंप विज्ञान या भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। तो अब शायद आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत का अध्ययन करते हैं तो उनको किस तरह से हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने कुछ प्रश्नों के साथ नेट जीआरएफ 2025 फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर जो जिसकी भी तैयारी कर रहा है, ज्योग्राफी को लेकर उससे संबंधित जो टॉपिक है उन टॉपिकों से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इस प्रकार से हम नियमित रूप से इस तरह के प्रश्नों का विस्तार से, गहनता से, सूक्ष्म परीक्षण के आधार पर हम अध्ययन करेंगे, ताकि परीक्षा में कैसा भी प्रश्न इन टॉपिक से पूछा जाए तो हमारा गलत नहीं हो। तो ये था आज का हमारा सेशन, जो कि हमने नए साल वर्ष 2025 से इस मुहिम को शुरू किया है, और आप लोगों के साथ सहयोग और विश्वास के परिणाम स्वरूप जो यह एलएम ज्योग्राफी परिवार 150 के का हुआ है, वह निरंतर इसी प्रकार से आपके विश्वास, साथ और सहयोग की अपेक्षा करेगा। और साथियों, आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आप इस क्लास से नियमित रूप से जुड़े रहें, और जो जो प्रश्न आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, जिस तरीके से करवाए जा रहे हैं, उनका एक बार स्वयं अपने स्तर पर मूल्यांकन करें कि क्या यह प्रश्न यदि मैं स्वयं करता तो कितना मैं इसको सही कर पाता, या कहाँ मैं गलती कर सकता। अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें, जो आपकी भूल हो चुकी है उस भूल को सुधारने का प्रयास करें, और इन प्रश्नों के आधार पर अपना स्व मूल्यांकन करें, और दिन में जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसका स्व अध्याय करें, और जब यह प्रश्न आपको करवाए जाए तो अपना मूल्यांकन करते रहें। और जैसे जैसे मूल्यांकन करोगे वैसे वैसे गलतियों का, अपनी पुरानी भूलों का सुधार होगा। और जब हमने अपनी गलतियों को, अपनी भूल को सुधार दिया तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।